हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो वॉर्स जो इंडिपेंडेंस के बाद में हुई। इसके पहले ऑलरेडी आपने बहुत सारी वॉर्स देखी होगी या उनके बारे में सुना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर। बट इनके बीच में जो हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है या हमारे देश से जुड़ी हुई है, उन वॉर्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए, यार जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वॉर कब हुई, किसके साथ हुई। तो बेसिकली अगर इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करें, और अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 5 वॉर्स हैं जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद में की है। ऐसे देखा जाए तो लगभग 1757 सिराजुद्दौला के साथ हुई लड़ाई, ब्रिटिशर्स के और सिराजुद्दौला के बीच की जो बंगाल वाली वॉर थी, तब से लेकर अगर हम बात करें तो 1857 तक आ जाओ। उसके बाद में फिर आपके जो स्ट्रगल मूवमेंट हुए हमारे फ्रीडम के लिए, उन सबको इंक्लूड कर लो तो वो चीज़ें बिल्कुल अलग सेगमेंट की आ जाती है। और आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जो आज हम देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स में, उनमें ये 5 वॉर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारी वॉर हुई, किन किन के साथ हुई, और अल्टीमेटली हमें ये भी बहुत ज़रूरी है पता होना कि इन वॉर का हमारी लाइफ से क्या रिलेशन है। ठीक है, एंड पाकिस्तान के साथ, हमारे भारत के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, नेबरिंग कंट्रीज, अल्टीमेटली इनका क्या आपस में रिलेशन है। ठीक है, और कैसे इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बट उसके पहले ज़रूरी है, इन वॉर्स को देखने से पहले ज़रूरी है कि हम हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ को एक बार समझ लें, नेबरिंग कंट्रीज़ हमारी कितनी हैं। ठीक है, सो एक रफ मैप बना लेते हैं पहले। तो इस रफ मैप की तरफ से या इसकी हेल्प से हम कोशिश करेंगे समझने की, लाइक हमारी इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, रफ मैप है तो एक्यूरेसी का आप इस पर ध्यान मत देना। हमारा ये जो मकसद है ना इसको बनाने का, कि इतना ही है कि हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को समझ जाएं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला तिब्बत का पार्ट है, बट तिब्बत एक्चुअली चाइना के अंडर में है। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया हो गया चाइना का, ऐसे मान लीजिए। ऊपर से कुछ हिस्सा आपके अफगानिस्तान से जुड़ता है, यहाँ पर जुड़ जाते हैं हम पाकिस्तान से। अगर हम अब थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं तो ये वाला हिस्सा आपके जुड़ता है, ये वाला नेपाल से जुड़ जाता है। इसके बाद ये वाला भूटान से जुड़ जाता है। अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो ये आएगा आपका बांग्लादेश से जुड़ा हुआ हिस्सा। यहाँ पर आ जाएंगे तो म्यांमार आ जाएगा। यहाँ आ जाएंगे तो ये वाला हिस्सा आपकी श्रीलंका का आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको आप मालदीव्स कहते हो। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लोग अधिकतर यहीं जाते हैं, लो बजटेड एंड बेस्ट डेस्टिनेशन, सो मालदीव्स। तो अल्टीमेटली देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये श्रीलंका 9। तो 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं। बट हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो 2 ही कंट्रीज के साथ हुए, एक हुआ पाकिस्तान के साथ और एक हुआ चाइना के साथ। अफगानिस्तान के साथ हमारे इश्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है वो बहुत ही छोटा हिस्सा है। साथ ही साथ उसके ऊपर इन दोनों का, मतलब पाकिस्तान का और चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और अफगानिस्तान के साथ हमारे कोई भी ऐसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कभी नहीं रहे। ठीक है, सो हम देखते हैं आगे और फर्स्ट वॉर की बात करते हैं, कश्मीर वॉर। यहाँ पे जो कश्मीर वॉर की हम बात करें तो सबसे इसमें प्रायर आता है कि ये कश्मीर जबकि हमारा है तो लड़ाई क्यों हुई, तो उसके पीछे हमें इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं और फिर बात करते हैं एक ब्रीफली कश्मीर का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ वॉर का। तो पहला वॉर तो ऐसे, इसको ऐसे समझो, पहली वॉर में आपको डेट याद रखनी है। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद हमने एक वॉर झेली, वो थी आपकी कश्मीर वॉर। 1947 अक्टूबर मंथ, वहाँ से स्टार्ट होता है हमारे इस वॉर की शुरुआत। ठीक है, हुआ क्या इस वॉर में, फोटोग्राफ में आपको अधिकतर चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो देखो, जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने को थे तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग जितनी भी हमारे यहाँ पे रियासतें थी, तो उन रियासतों को ये ऑर्डर मिल गया, एक तरीके से ये परमिशन मिल गई दैट दे कुड बी एक्चुअली द पार्ट, इफ़ दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरीज तो दे कैन, और अगर वो इंडिविजुअल रहना चाहें तो वो रह सकते हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहें तो वो भी। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट किया हुआ था। वो जानते थे कि किसी भी टेरिटरी को आप बहुत आसानी से तब जीत सकते हो जब उसको आप डिवाइड कर दो, उनकी पावर्स को बांट दो। तो पहले तो पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, उसके बाद में फिर एक बात और जो ऐड हो जाती है वो ये थी कि जो रियासतें हैं 565 आपस में जो रियासतें थी
उन प्रिंसली स्टेट्स को भी आप ये अलाउ कर दो कि इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, भारत के साथ रहना चाहे तो भारत के साथ रह जाओ या इंडिपेंडेंट हो जाओ। अब किसी राजा को ये मौका मिलेगा कि बड़ी रियासत है और राजा को मौका मिल रहा है कि मैं अलग भी रह सकता हूँ या किसी के अंडर में भी रह सकता हूँ, तो हर एक व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं अलग रह के खुद की जो पावर है या जो डोमिनेशन है वो हमेशा बनाए रखूँ। तो ऐसा ही हुआ कुछ हरी सिंह जी के साथ। हरी सिंह जी कौन थे? हरी सिंह जी बेसिकली कश्मीर के राजा थे, महाराजा थे। ये डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और जब हमारे यहाँ पर ये प्रपोजल पहुँचा कि आप किसके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, हम किसी के साथ भी नहीं जुड़ना चाहेंगे। बट कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने लगा पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के ऊपर, बिकॉज वहाँ पे अधिकतर लोग, जो कश्मीर की पॉपुलेशन थी उसका 3/5 पार्ट मुस्लिम्स का था। और ऑब्वियसली मुस्लिम्स जितनी भी टेरिटरीज थी वो ये चाह रही थी कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, हालांकि सब नहीं चाह रहे थे। एंड यहाँ का केस थोड़ा सा टिपिकल था। जो किंग है, किंग हिंदू है और पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है। तो और जब डिवीज़न हुआ है हमारे यहाँ पे, डिवीज़न किस बेसिस पे हुआ है? टू नेशन थ्योरी पर हुआ है। तो ऐसी टू नेशन थ्योरी का जो बेस था वो हिंदू और मुस्लिम ही था। तो ऐसे में इन्होंने, मुस्लिम्स ने ये कोशिश की कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं। बट किंग नहीं चाह रहा था, किंग हिंदू था, किंग नहीं चाह रहा था कि वो वहाँ पर उनके साथ ज्वाइन करे। वो चाह रहा था कि इंडिया के अंदर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है डेवलपमेंट की, तो उन पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए उन्होंने फाइनली जब डिसीजन लिया कि हम इंडिया के साथ जुड़ेंगे, तो वहाँ पे मुस्लिम्स कम्युनिटी उससे नाराज़ हो गई। वो इंडियन टेरिटरीज़ के साथ नहीं रहना चाहती थी। ऐसे में यहाँ पर कुछ टेरिटरीज़ पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर ली, मतलब उसको जीत लिया। एंड ये बात है अक्टूबर 2, 1948 की। द चॉइस जॉइन ऑन अक्टूबर 2, 48। अब ऐसे में एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया, कश्मीर के राजा के थ्रू एक डॉक्यूमेंट साइन होता है। एंड उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ असेशन। अब ये डॉक्यूमेंट ऑफ असेशन क्या है? जिस भी रियासत के राजा को ये कहा जा रहा था कि आप इंडिया के साथ जुड़ना चाहेंगे, तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट या डीड साइन करनी थी। उस डीड का नाम था ये एक्सेस, वर्ड से बना है एक्सेशन, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन। एंड दैट रिलेट्स टू कि या वी आर गोइंग टू हैंड ओवर यू ऑल द टेरिटरी ऑफ आर, हमारी जितनी भी टेरिटरी है हम उसको आपको हैंड ओवर करने वाले हैं। वहाँ जब ये साइन हुआ तो कश्मीर पूरा का पूरा किसके अंडर में आ गया? इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। और यहीं से कंडीशन थोड़ी सी खराब होने लग गई, ठीक है। हाँ, लेकिन हरी सिंह जी के कुछ रीजंस थे, कुछ ऐसे डिमांड्स थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पूरा किया। क्या किया? यहाँ पे नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, आपके लिए हम एक अलग से आर्टिकल बनाएंगे जिसमें आपको हम इंडिपेंडेंट रखेंगे, 370 वाली बात। तो उन्होंने कहा आपको ऑटोनोमस स्टेटस दे देंगे हम, आप पे कोई फोर्स जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हम, ठीक है। वो चीज़ हुई और वहाँ से स्टार्ट हो गया कश्मीर के साथ, कश्मीर का डिस्प्यूट पाकिस्तान और हमारे बीच में। जस्ट फोकस इट, यहाँ पर क्या है? यहाँ टेरिटोरियल क्लेम्स हैं ओवर द कश्मीर, ठीक है। टू नेशन थ्योरी मतलब हिंदू मुस्लिम वाला नेशन बन जाएगा, जिन्ना जी लेकर आए थे। 1947-48 इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ, दोनों साइड से लगभग इतने सोल्जर्स, और इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस था कि सीज फायर लेन बन गई, साथ ही साथ यहाँ पे LOC भी तैयार हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। आप यहाँ पे जब मैप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे LOC दिख रहा होगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आपको दिख रहा है, और आपको यहाँ पर दिख रहा है एक सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन क्या है? सीज फायर लाइन बेसिकली आप ये मान सकते हो कि नो वन विल गो आउट ऑफ दिस, और वहाँ से भी कोई एंट्री नहीं करेगा। ऐसा होता है तो मतलब वॉर, बंदूक वगैरह, गोली वगैरह चल सकती है। तो वो आपको फिक्स करा गया कि ये चीज़ें यहाँ पर होगी। तो ये पहली वॉर थी हमारी, जिसका कोई ऐसा सॉल्यूशन आज तक नहीं निकला है। इसके बाद जो मुद्दा था यूनाइटेड नेशंस में चला गया, एंड यूनाइटेड नेशन का तुम्हें पता ही है वो किसी का सगा नहीं है। तो अल्टीमेटली इसका कोई भी सॉल्यूशन आज तक नहीं निकला है। इसके बाद में आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट वॉर पे। ये जो वॉर है ये हुई है हमारी चाइना के साथ। इसके पीछे की छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो समझ जाते हैं एक बार अपन। देखो हुआ क्या, जब आप क्लास 12th के अंदर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो इसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलता है। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे इसको देख रहे हैं तो भी उनको भी बेनिफिट मिलेगा डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से। चाइना के साथ जब हमारी वॉर हुई तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न, वन ऑफ द रीजन्स वी कुड से, तिब्बत था।
हमने आपस में जब हम आज़ाद हुए, उनका रिलेशन हमारा रिलेशन, ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, तो उन फॉरेन पॉलिसीज़ को हमने देखते हुए उनको प्रॉमिस किया दैट वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर पर्सनल मैटर्स, और आप भी मत करिएगा। एग्री हो गए, अच्छे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और तिब्बत हमने चला करके उनको दे दिया कि तिब्बत वाला रीज़न है, हमारा कल्चर आपका कल्चर मैच नहीं करता। तिब्बत का कल्चर मैच करता है चाइना से कुछ हद तक, क्योंकि वहाँ बौद्धिज्म फॉलोअर्स हैं। सो अल्टीमेटली ज़्यादा लोग हैं, तो अल्टीमेटली हमने उनको उनका मतलब जो तिब्बत था उसको कोई मतलब हम चाहते तो हमारा हिस्सा भी बना सकते थे, बट हमने उनको दे दिया क्योंकि हमारा कल्चर उनसे बिलोंग नहीं करता था। बट तिब्बत में हुआ क्या, वहाँ पर जो बहुत सारे लोग थे उनके कल्चर को सप्रेस किया जा रहा था, तो तिब्बत से लोग मूव कर जाते थे इंडिया में। ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी, और तब ज़्यादा और वो नाराज़ हो गया जब दलाई लामा वो इंडिया मूव कर गए। जब वो इंडिया आए, हमने उनको मतलब ग्रीट किया कि ठीक है, हमने वेलकम किया उनको। अब ऐसे में ये बात जब तिब्बत को पता चली, तो उनको इस चीज़ को उन्होंने ऐसे कंसिडर किया दैट वी आर एक्चुअली इंटरफेयरिंग इन देयर पर्सनल मैटर्स, क्योंकि तिब्बत के लोगों के साथ में उनके बिहेवियर से परेशान होकर के वहाँ के लोग हमारे यहाँ आ रहे थे, तो हमने उनको ग्रीट करके वेलकम किया कि ठीक है, आ जाएं। तो ऐसे में चाइना वाले इस बात से नाराज़ हो जाते हैं। एक रीज़न ये था। अब देखो यहाँ हुआ क्या, ये बात है 62 की, 1962। द मेजर डिटेल ऑफ दीज वॉर्स आर फॉलोइंग। यहाँ पे डिस्प्यूटेड है कौन सा, ये ना, इसको थोड़ा सा मैं, ये मोहन नहीं है ना, मोहन नहीं है, दैट इज MC मेहॉन, MC मेहॉन, ठीक है, ये इट इज O नॉट A, MC मेहॉन। अब ये क्या है, ये लाइन, डिस्प्यूट ओवर द MC मेहॉन। MC मेहॉन आपके अरुणाचल प्रदेश की और चाइना, मतलब तिब्बत वाला रीजन, चाइना वाला रीजन, उसको कनेक्ट करती हुई ये लेन है। ये सिविल सर्वेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, इन्होंने क्या किया, एक लाइन बना दी, बॉर्डर तय कर दी कि यहाँ से तो चाइना की बॉर्डर और यहाँ से इंडिया की बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगर मैं आपको, चलो मैप में, यहाँ देखो मैप में, होपफुली तुम्हें दिख रहा होगा मैप में, तो ये है आपके MC मेहॉन लाइन, जो कि इन्होंने डिसाइड की थी दैट ये होनी चाहिए, ठीक है। 860 किलोमीटर लंबी है अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ से हुआ क्या, इन्होंने अचानक से हम पे अटैक किया, वी आर नॉट इन दैट कंडीशन कि हम उसको जवाब दे पाते, बहुत ही अचानक अटैक था। और जबकि हम लोगों के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में ये डीड साइन हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन था कि हम एक दूसरे पे वॉर नहीं करेंगे, पीस मेंटेन रखेंगे, बट उन्होंने वो चीज़ कोलैप्स कर दी, ठीक है। तो चाइना इसमें जीत गया था, ठीक है। तो ये याद रखें आप, चाइना इसमें जीता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे चाइना अपने वर्ड से पीछे हट गया, और जो ऑलरेडी हमने डिसाइड की हुई थी पहले से ही बॉर्डर, इसको फिर आप करेक्ट कर लेना, उस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के हम आ गए। 20 जुलाई 1962 की बात है, जब ट्रूप्स थे उन्होंने तिब्बत के एरिया को कैप्चर किया, एंड वहाँ से जो MC मेहॉन है, उनकी जो लेन हमने डिसाइड की हुई थी उसको वो क्रॉस कर गए आगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्रूप्स को वहाँ डिप्लॉयड कर दिया। चाइना की आर्मी लगातार आगे, हमसे बातचीत उन्होंने की नहीं, कॉन्टिन्यूसली वो आगे बढ़ते गए, एंड फाइनली द कंडीशन वाज, हमने इस तरह से अपनी काफ़ी सारे लोगों को खो दिया इस वॉर में। ट्रूप्स बहुत ज़्यादा थे उनकी साइड से, अगर आप यहाँ गौर करोगे तो लगभग 80,000 ट्रूप्स वो लेकर आए थे, और हमारे पास उसकी जवाब के लिए केवल 20,000 ट्रूप्स थे। हम लोगों ने उस जगह को भी कुछ हिस्सा उसका खोया, और कश्मीर वाला कुछ हिस्सा हमने खो दिया। इस, अगर आपने देखा होगा इसके पहले वाले, इस वाले मैप में देख लो, वापस से दिखा देता हूँ, आपने देखा होगा कि ये चीज़ कश्मीर की चाइना के पास में है ड्यू टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट वॉर की अगर अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट वॉर वापस से पाकिस्तान के साथ हुई, एंड दैट वॉर वाज वॉर ऑफ 65, इंडिया पाक वॉर 1965, ठीक है। इसको देखते हैं अब अपन। लगभग ये जो वॉर थी, अब हम रेडी थे, मतलब अब ऐसा था जब वॉर हुई तो हम रेडी थे। पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुई, पाकिस्तान का और हमारे बीच की लड़ाई का एक जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, वो हमेशा से रहा है आपका कश्मीर। और ऑब्वियसली कश्मीर हमारा था, वो हमसे ही निकला हुआ एक हिस्सा है, पाकिस्तान भी, और वो डिमांड कर रहा है कि हमें वो मिलना चाहिए। उसके पीछे के कारण भी बहुत सारे हैं, टूरिज्म, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी डिमांडेड है, तो एक्सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहाँ पर जो हिस्सा है, देखो उसका एक और रीज़न बताता हूँ मैं।
आप थोड़ा सा गौर करना, अगर आप थोड़ा सा फोकस कर पाओगे तो देखो, अगर ये हम एक मैप बना देते हैं, एक रफ मैप बना देते हैं, ये बना दिया रफ मैप। अब यहां पर है आपका चाइना, यहां पर है आपका पाकिस्तान। ये वाला हिस्सा ऑलरेडी उन्होंने हमसे ले लिया, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये चाइना के पास में है और ये पाकिस्तान के पास में है। ये चाइना के पास में, ये पाकिस्तान के पास। अब वो कश्मीर अगर उनको मिल जाता है तो चाइना तो क्यों इसकी हेल्प कर रहा है? जस्ट बिकॉज अगर चाइना को अपना कोई भी सामान पहुंचाना होता है कहीं पर भी, तो उसको बेसिकली पूरा एक एरिया समुद्र से होते हुए, तैरते हुए वो पार करता है, फिर इंडियन ओशन से होते हुए वो जाता है कहाँ पे, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करो या कहीं और। देखो इस मैप में समझने की कोशिश करो, अगर आप यहाँ गौर करोगे तो थोड़ा सा इस चीज को ऐसे समझो कि अगर पाकिस्तान चाइना को रास्ता नहीं देगा और एंट्री नहीं करने देगा, या अगर वहां से वो जाने नहीं देगा, तो उसको बहुत लंबा एरिया क्रॉस करना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो सामान बेचता है, ट्रेड करता है। इसलिए वो पाकिस्तान को हमेशा थोड़ा सा सपोर्ट करता रहता है, जिससे कि उसको रास्ता मिल जाए और यहाँ से पाकिस्तान एंट्री करता हुआ, या सॉरी चाइना एंट्री करता हुआ अपने सामानों को शिप के थ्रू, उसको बहुत ही कम रूट फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत लंबा रूट फॉलो करना पड़ेगा, जिस मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ऐसे ही पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, पीछे से बैक सपोर्ट था ही चाइना का। अब देखो हुआ क्या, इसको थोड़ा सा समझना, इसके पीछे के कारण क्या है। हमने सेटलमेंट किया, पाकिस्तान का पीछे वही एक रीज़न रहा, कश्मीर, ठीक है, और लेकिन हालांकि सेटलमेंट में ही हमने इसको सॉर्ट कर दिया। वॉर इनिशिएट किया इन्होंने, वॉर इनिशिएट करने में सीज फायर क्रॉस कर गए, कौन? दोनों ही साइड से, पहले उन्होंने क्रॉस किया। 33 इन्होंने जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उन्होंने कश्मीर में उन्होंने एंट्री कर ली, एंड इसके बाद में जो बहुत ही सीरियस वॉर चलता रहा दोनों कंट्रीज के बीच में, एंड द सेकेंड ऑफ ऑल द वॉर फॉट बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये वॉर काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड था, ठीक है। क्यों था टेंस्ड? जस्ट बिकॉज जो भी लोग थे इस वॉर में इंगेज, उनका कुछ भी ऐसा कुछ तय नहीं था दैट वाई वी आर फाइटिंग। कश्मीर ठीक है, मिलना तो नहीं था इस तरह से, यूएन के अंदर केस चल रहा था तुम्हारा, मिलना नहीं था, लेकिन वॉर चल रही थी। एंड वॉर भी ऐसे नहीं, वॉर भी अच्छी खासी, दोनों ही तरफ से जो ट्रूप्स थे दे वर फाइटिंग कॉन्टिन्यूसली। अब सॉल्यूशन क्या निकलता है? सॉल्यूशन ये निकलता है कि बीच में एक मीडिएटर हमारे सामने आते हैं, एंड ये थे सोवियत यूनियन के मीडिएटर। इसके पीछे का थोड़ा सा और मैं एक हिंट दे देता हूँ। अगर आप गौर करेंगे तो ये लड़ाई चल रही 1965 में, और अगर ये टाइम पीरियड की बात करें तो ये टाइम पीरियड कोल्ड वॉर का है। तो आप सभी जानते हो कि 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। कोल्ड वॉर के अंदर दो जो सबसे बड़े लोग थे, एक तो यूएसए का ग्रुप था और एक यूएसएसआर का ग्रुप था। यूएसएसआर का इनडायरेक्टली सपोर्टर था कौन? चाइना। तो ये अपनी पावर को और बढ़ाना चाह रहे थे, और ऑब्वियसली हम किससे बिलोंग करते हैं? एशिया से बिलोंग करते हैं, और जो रशिया है मतलब यूएसएसआर उस टाइम का, वो काफी क्लोज था हमारे। तो दे वांटेड कि हमारे आपस में हम लड़ेंगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा? सो ये बीच में आते हैं और सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो हुआ क्या। देयर वर अ रेगुलर डिस्प्यूट बिटवीन द बोथ कंट्रीज नाउ एंड देन। इसका जो आइडिया था इस इशू का वो ये था, इंडिया पाक समिट वॉज हेल्ड इन ताशकंद 1966। अब ये ताशकंद क्या है? ताशकंद दैट इज नॉट ताश, ताशकंद ये कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान के अंदर बुलाया गया, हमारे यहाँ से गए लाल बहादुर शास्त्री जी जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट गए अयूब खां जी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनका कोई वैल्यू नहीं है, या तो उनके आर्मी चीफ का वैल्यू है या फिर प्रेसिडेंट का वैल्यू है। तो वहाँ से वो मीटिंग में गए। इस मीटिंग को करवाने के लिए बीच में कौन आए? यहाँ पे आए, ये थे आपके यूएसएसआर के प्रीमियर। अब ये कौन थे? ये थे एलेक्सी कोसिंगिन कह सकते हो, एलेक्सी कोसिंगिन, ठीक है। एलेक्सा से याद रख लेना, मतलब हेड थे सोवियत यूनियन के। ये मीडिएटर का काम करते हैं, एंड जो भी टेंशन थी दोनों कंट्रीज के बीच में उसको सॉर्ट करने का काम करते हैं। वहां पर इन दोनों ने बीच में पीस ट्रीटी साइन करी,
एनवायरमेंटल मतलब एक ऐसा डीड साइन हुआ, एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें आपके ट्रेड, कॉमर्स और जो भी ये पीस मेंटेन करने के लिए जो भी समझौते थे वो सारे इन्होंने किए थे 1966 में। बात है जनवरी मंथ की। तो अल्टीमेटली ये सारे सेटलमेंट हुए, कश्मीर वापस से वहीं का वहीं रहा। इसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट तो हुई नहीं, बट हाँ लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस तरह की चीज़ यहाँ पर हमें बताई गई दोनों तरफ से और मान लिया गया। ठीक है, तो लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग मरे थे उस टाइम पर और कोई भी नहीं जीता था। दोनों ही जगह पर कोई नहीं जीता। किसी को ये भी नहीं कह सकते लेकिन तुम नहीं जीते हो, इसलिए कहा कि दोनों ही जीत गए। ठीक है, बराबर बिलचूस हो गया, ऐसा इन्होंने कह दिया। दोबारा से लड़ाई होती है पाकिस्तान की। इस वाली लड़ाई के अंदर 1971 में जो लड़ाई हुई, इसमें तो हमने क्या किया है, पूरे तरीके से हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, बिना मतलब में लड़ गए हम। जब पाकिस्तान और भारत के बीच में जब डिवीज़न हुआ, तो जब ये बात तय कर दी गई कि दोनों अलग अलग रहेंगे, तो अल्टीमेटली एक चीज़ हुई। क्या हुआ, पाकिस्तान ने एक अपना हिस्सा एक और बना लिया था। उस टाइम तक बांग्लादेश जो था वो आपका ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और ये वाला हिस्सा अगर अपन इंडिया को छोड़ दें यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा आपका पाकिस्तान था, ये वेस्ट पाकिस्तान था। दैट वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड इट वाज ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब देखो, पहले बांग्लादेश वालों की पोजीशन समझ लो। बांग्लादेश बिना मतलब में यहाँ खड़ा हुआ है एंड बांग्लादेश को एक तरीके से रूल कर रहे हैं एक देश पार, मतलब भारत पार करके वेस्ट पाकिस्तान के लोग। अब जब वेस्ट पाकिस्तान इनको इंडिकेट कर रहा है तो इन लोगों को बहुत दिक्कत आती है। अब ऐसा हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने रूल बना दिया था कि अगर किसी कंट्री को आपने बिना मतलब में, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी टेरिटरी को आपने कब्जे में कर रखा है और अगर वो अलग फ्री होना चाह रहे हैं, तो कोई भी देश उसकी मदद कर सकता है। यह आज भी रूल बना हुआ है। इसीलिए हम बलूचिस्तान को भी फ्री करवाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को नाराज करके ऑब्वियसली। तो इन्होंने, हमने क्या किया, बांग्लादेश क्योंकि हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है तो वहाँ के लोग परेशान हो रहे थे, उन्होंने हमसे हेल्प मांगी, हमने बोला ठीक है कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब इंटरनल अफेयर था दोनों का, आपस में लड़ लेते, तुम क्यों बीच में कूदे, लेकिन भाई कूदेंगे हम, पावर थी हमारे पास उस टाइम पर, और पाकिस्तान तो अपना ही बच्चा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। मेरे वर्ड्स को सीरियस मत लेना, ठीक है मजाक कर रहा हूँ। तो देखो ये बात है 1971 की, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ, और यहाँ पर कश्मीर को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, 3 लाख प्लस कैजुअलिटीज हुई, और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश हुआ। मेन जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो था बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द पीपल वर डिमांडिंग कि हम फ्री हो जाएं, हमारा खुद का इंडिविजुअल ऑटोनॉमस रहना चाहिए वो टेरिटरी, और पाकिस्तान उसको नहीं करना चाह रहा था। ऑब्वियसली क्यों करेगा, अपन क्यों करेंगे अपनी टेरिटरीज को देना, लेकिन वहां पे उन्होंने हमसे मदद ली एंड फाइनली हमने उसको एक तरीके से विकुट से हमने उनको मदद करने के बाद में उनको फ्री करवा दिया। और सोचो आज वो हमें आंख दिखाता है, बांग्लादेश भी, बताओ हमने आज़ाद कराया। वो ये ना नेकी कर दरिया में डाल, तो वही चीज़ थी इसके साथ। जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर, उनका सिंपल सा ओपिनियन था कि जो भी जैसे भी आप रहना चाह रहे हो, जो ईस्ट कश्मीर है या फिर जो बांग्लादेश है प्रेजेंटली, दे वांटेड कि बांग्लादेश जो लिबरेट होना चाह रहा है उसको हम फ्री करवाएं। ऐसे में यहाँ पे लगा कि ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को लगा कि आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। ऐसे में उनकी तरफ से और हमारी तरफ से, दोनों तरफ से फोर्सेज आती हैं, आमने सामने होती हैं, एंड फाइनली हम उनको आज़ाद करवा देते हैं और पाकिस्तान को हरा देते हैं। वो तो ऑफ कोर्स सी बात थी, वो बस ऐसे करता है, उनके पास इतनी पावर है नहीं। फाइनली उनको हम हरा देते हैं। इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें हैं तुम्हें पता होनी चाहिए। लाइक इस वाले के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है, ये 2 चीज़ें आप इसमें देख लो। बाकी शिमला एग्रीमेंट हुआ ऑफिशियली, ये वाला थोड़ा सा आप याद रखें। द वॉर एंडेड विद द पाकिस्तानी आर्मी जनरल साइनिंग द शिमला एग्रीमेंट। जो भी जिस भी टेरिटरी का नाम आता है मान लीजिएगा वहां पर ये हुआ है। जैसे ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, तो ताशकंद क्या था, ताशकंद उज़्बेकिस्तान की कैपिटल थी, तो जहां पर वो हुआ उसी के नाम से हम उसको याद रखते हैं या उसी के नाम उसको दे देते हैं। तो शिमला एग्रीमेंट के अंदर हमने इनको उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, आप हो, हम हैं, आपसे टक्कर हम नहीं ले सकते, एंड फाइनली ये चीज़ वहाँ पर सॉल्व हो गई, ठीक है। बाकी हमारा पड़ोसी देश है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमसे ही जुड़ा हुआ है, हमसे ही टूटा हुआ है, तो इज्जत करनी ज़रूरी है। इसके बाद हमारी लास्ट वॉर, कुछ चीज़ें दुनिया के अंदर सॉल्व होने के लिए आती नहीं है। वैसे ही कश्मीर एक मुद्दा है तो कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और इसी सीरीज़ में एक वॉर और हुई हमारी,
और ये हुई कारगिल वॉर 1999 में। अब हुआ क्या इस टाइम पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको दिख रहे हैं बीच में, होता क्या है देखिए, फिर ये बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं पाकिस्तानी आर्मी, 1500 प्लस दोनों ही तरफ से कैजुअलिटीज हुई, मारे गए रहे इस बीच। अब इसमें ऑपरेशन विजय बहुत फेमस है, बहुत सारे पिक्चर भी बनी हुई है। कारगिल, अगर आप इसको देखेंगे मूवी, कभी शौक है मूवी देखने का तो देखिएगा इसको जरूर से, अच्छी पिक्चर है। कारगिल कहाँ पड़ता है, पहले तो इसको समझने के लिए मैप देख लो, ये कारगिल है, ठीक है। अब कारगिल में क्या है, इंडिया ने उसको कैप्चर कर रखा था, वहां से ट्रूप आ जाते हैं। अब इंडियन आर्मी उन जगहों को बचाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, अपनी टेरिटरीज को वापस लेने के लिए, हमारी टेरिटरी छीन लेते हैं एक्चुअली, और ऐसे में अपनी टेरिटरीज को वापस लेने के लिए हम ऑपरेशन विजय लॉन्च करते हैं। और यहाँ पे जब ऑपरेशन विजय हमने लॉन्च किया, अच्छा यहाँ पर देखो पाकिस्तानी भी एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, वो है बदर। अब ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऐसे में हर जगह पर मिराज 2000 ये फाइटर जेट्स आपको देखने को मिले, दे हैव टेकन द चार्ज एंड बॉम्बिंग हुई हर तरफ पाकिस्तान के अंदर, और डिस्ट्रॉय कर दिया हर एक रूट, हर एक बंकर डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई रास्ता ही नहीं दिया उन लोगों को आने के लिए। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भारत जीत चुका है कारगिल वॉर। कब? 11 जुलाई 1999, ठीक है। तो इस तरह से हमने उनको धूल चटाई, लोग तो मारे जाते हैं हर एक वॉर में, तो यहाँ पर भी लगभग 1500 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, एंड फाइनली हमने ये वॉर भी जीता। तो अगर मैं बात करूँ 5 वॉर में से एक वॉर हमने चाइना के साथ हारी है, और उसका कॉन्फिडेंस इसीलिए ऊंचा है कि एक बार तुम्हें पहले भी तो हराया हमने, दोबारा हरा देंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसा उनको लगता है और ऐसा हुआ। चलो कोई बात नहीं, जो पहले हो गया हमने सबक लिया, उसके बाद लगातार हमने 3 वॉर पाकिस्तान को हराई है, क्यों भूल रहे हो। तो अगर आपसे वॉर पूछी जाए तो बड़ी जो मेजर वॉर है वो 3 है इंटरनेशनली, अगर देखा जाए बड़ी वॉर्स तो 62, 65, 71, 62, 65, 71, 62 चाइना, 65 आपके पाकिस्तान और 71 पाकिस्तान। इसके अलावा कारगिल की वॉर हुई, जो हुई 1999 में, जो हमने जीती, और उसके पहले कश्मीर मुद्दे को लेकर के एक और वॉर हुई थी जिसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं था, एंड वो भी हमने लगभग मान सकते हो कि एग्री कर लिया था उनको, हालांकि हमारा जो टेरिटरी है उनके साथ में बट गया, एंड दैट वाज वॉर ऑफ कश्मीर 1947-48। तो इस तरह से लगभग 5 वॉर हमने देखी जो इंडिपेंडेंस के बाद हुई। होपफुली आपको ये कहानी समझ में आई होगी, चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व हुई होगी, तुम्हारे दिमाग में जो कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हुआ होगा। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना, जो बॉर्डर मूवी बनी हुई है, जो बॉर्डर मूवी बनी हुई है, कारगिल मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉर्डर मूवी जो बनी हुई है वो कौन सी वॉर से रिलेटेड है, 1965 से है कि 71 से है, या फिर 1962 से है। जो बॉर्डर मूवी बनी है वो मुझे बताएंगे आप कौन सी वॉर को रिप्रेजेंट कर रही है कमेंट बॉक्स में। तो इस आंसर का वेट रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तो आप मेरा वेट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।